रुको रुको, नहीं नहीं रुको। घटना की शुरुआत 18 दिसंबर 2009 की रात बेंटन हार्बर पुलिस को एक परेशान करने वाली 911 कॉल मिली, जिसमें एक रिहायशी इलाके की ड्राइववे में गोली चलने की सूचना दी गई थी। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? मुझे मदद चाहिए। मेरे पति को गोली मार दी गई है। आप कहाँ हैं मैडम? कोलफैक्स एवेन्यू। जल्दी आइए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि 3 वर्षीय टायरोन हैसल 3 ट्रक के पास अचेत पड़ा था। उसकी पत्नी किमिया उसके शरीर पर रो रही थी और उनका छोटा बेटा घर के अंदर से फ्लैशिंग लाइट्स देख रहा था। पुलिस ने जल्द से जल्द घायल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दृश्य बेहद दर्दनाक और गहन था। घटना का चश्मदीद बयान किमिया ने बताया, टायरोन हमें खाना लाने गया था। जब वह वापस आया तो मैं और मेरा बेटा खाने के लिए बैठ गए। तभी मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत अपने बेटे को कमरे में लेकर गई और बाहर आई तो देखा वह ट्रक के पास खून से लथपथ पड़ा था। जब पुलिस ने पूछा, क्या तुमने देखा कि क्या हुआ था? किमिया ने जवाब दिया, नहीं, बस गोलियों की आवाज़ आई। मैं बाहर आई और उसे देखा। टायरोन का बैकग्राउंड और किमिया की स्थिति। किमिया ने पुलिस को बताया कि टायरोन हैसल 3 और वह दोनों अमेरिकी सेना में काम करते थे। वह जॉर्जिया में तैनात थे और छुट्टियों के लिए बेंटन हार्बर, मिशिगन आए थे। क्या यहाँ किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? पुलिस ने पूछा। किमिया ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सिर्फ छुट्टियां मना रहे थे। सच्चाई की परतें जांचकर्ताओं ने जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ट्रक पर खून और मस्तिष्क के अवशेष फैले हुए थे। इस निशंस घटना के पीछे की असली सच्चाई को जानने के लिए पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। किमिया की आंखों में आंसू और उसका विचलित चेहरा इस दर्दनाक घटना का गवाह था। लेकिन इस त्रासदी के पीछे छिपा एक गहरा और अप्रत्याशित सच अभी सामने आना बाकी था। घटनास्थल का विवरण। टायरोन का शव जहां मिला वहां चारों ओर गोली के खोखे बिखरे हुए थे। पास ही उसका पर्स, चाबियां और थोड़े पैसे पड़े थे। इस अपराध स्थल ने एक भयावह कहानी बयान की, लेकिन इस घटना की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। क्या आपने गैराज में गोली का निशान देखा? यहाँ इतने खोखे पड़े हैं और एक छेद भी है। लगता है किसी ने यहाँ खींचने की कोशिश की होगी। और वहाँ मस्तिष्क के अवशेष भी हैं, मतलब उसे बहुत करीब से गोली मारी गई थी। टायरोन को सुनियोजित तरीके से घात लगाकर मारा गया था। हालांकि इस हिंसा के बावजूद कुछ भी चोरी नहीं हुआ था और न ही घर में जबरन घुसने या संघर्ष के कोई संकेत थे। पास के शेड के पीछे एक कुत्ते की मदद से एक जूते का निशान मिला, जिससे पता चला कि यह हमला पहले से योजना बनाकर किया गया था। टायरोन की अंतिम रात और जांच की शुरुआत 18 दिसंबर 2008 की शाम। टायरोन 3 वॉलमार्ट गया था। उसने 9 के कारतूस खरीदे थे ताकि नए साल का स्वागत करने के लिए रात 12 बजे हवाई फायरिंग कर सके। सीसीटीवी फुटेज में टायरोन 2 अन्य व्यक्तियों के साथ वॉलमार्ट में दिखा। वे तीनों कारतूस खरीद रहे थे और साथ में बाहर निकले। हालांकि उस समय कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। पुलिस ने टायरोन के पिता से संपर्क किया और उनसे सीसीटीवी में दिखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने को कहा। उन्होंने कहा, ये लोग मुझे अजनबी लग रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अपराध के पीछे छुपा राज टायरोन की मौत से जुड़े तथ्य धीरे धीरे उजागर होने लगे। पुलिस ने पाया कि टायरोन की बंदूक, जिसमें वही कारतूस थे जो उसने खरीदे थे, अपराध स्थल पर नहीं थी। वह बंदूक परिवार के पार्टी में पीछे छूट गई थी। वॉलमार्ट में टायरोन के साथ दिखे 2 लोग उसके पुराने दोस्त थे। उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं निकला, लेकिन असली राज कहीं और छिपा हुआ था। अगले दिन टायरोन के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने परिवार के एक सदस्य कोरेल हार्डनेट की पहचान की, जो अपराध स्थल पर मौजूद था। साथ ही उन्होंने हमें एलविन्स नामक व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसमें लिखा था, उसको सबक मिल गया। एक संदिग्ध व्यक्ति का जिक्र। टायरोन के पिता ने खुलासा किया कि उनका सौतेला बेटा बेनी, जो अक्सर चोरी के मामलों में फंसा रहता था, शायद असल लक्ष्य था। उन्होंने बताया कि बेनी की एक बार डेरियस कार्टर नामक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, जो बेनी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। पुलिस ने बेनी से पूछताछ की। उसने दुश्मनी से इनकार किया और इसे एक डकैती का मामला बताया, जिसे पुलिस पहले ही खारिज कर चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने डेरियस से बात की। उसने माना कि बेनी से उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन वह सुलझा लिया गया था। उसने कहा कि घटना की रात वह वहां नहीं था।
और उसका अलिबी भी सत्यापित हो गया। मौत से पहले की घटना टायरोन के एक दोस्त ने उसके पिता को बताया कि हत्या से एक दिन पहले टायरोन ने किसी घटना का जिक्र किया था। असली अपराधी कौन था, यह अभी भी अंधेरे में था, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। ये रात के करीब 9 या 10 बजे की बात है। उसने पहले गाड़ी खड़ी की, फिर कुछ देर बाद वह वापस आया। उसने अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दी और गली में पार्क कर दी। पड़ोसी ने बताया कि वह आदमी गाड़ी से उतरा और घर की ओर चला गया। पड़ोसी ने गोली चलने की आवाज भी सुनी, जो उन्हें नींद से जगा गई। उस संदिग्ध गाड़ी को एक डार्क सेडान बताया गया। हत्या की क्रूरता 2 जनवरी 2019 को टायरोन 3 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमले की भयावहता सामने आई। टायरोन को सिर, गर्दन और कंधे पर गोलियां मारी गई थीं। उसकी दाहिनी बाजू से एक गोली बरामद हुई। एक अनजान टिप हत्या के 11 दिन बाद 9 जनवरी 2019 को पुलिस को एक अनाम कॉल मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि जांच का फोकस टायरोन नहीं बल्कि किमिया पर होना चाहिए। कॉलर ने दावा किया कि किमिया का संबंध एक प्रेम त्रिकोण से था, जिसमें 20 वर्षीय जेरेमी का नाम का व्यक्ति भी शामिल था। टायरोन, किमिया और जेरेमी तीनों एक ही मिलिट्री बेस पर तैनात थे, पहले कोरिया में और फिर जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट में। अगले दिन 12 जनवरी 2009 को फोर्ट स्टीवर्ट बेस के स्पेशल एजेंट जोसेफ थॉम्पसन ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। 2 लोगों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि जेरेमी खुलेआम टायरोन की मौत की बातें कर रहा था। प्रेम त्रिकोण का संकेत पूछताछ में पता चला कि किमिया और जेरेमी के बीच कोरिया में कुछ संबंध थे। कोरिया में मैंने उन्हें साथ समय बिताते और आपस में जुड़ते देखा था। यह सब वहीं हुआ। इस जानकारी से संकेत मिला कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम हो सकती है। किमिया और जेमी की साजिश का खुलासा। किमिया ने कहा, मैंने उससे खाना मांगा क्योंकि वह हमेशा खाना बनाती थी। जब मैं अंदर गया तो देखा कि वह बिस्तर पर थे। मैंने सोचा, क्या सच में? फिर मैंने उनसे कहा, इसे छुपा कर रखो, ये मेरा काम नहीं है। खुलासा। जेमी का टायरोन के शहर आना। जांच में पता चला कि जेमी हत्या से 3-4 दिन पहले जॉर्जिया से टायरोन के शहर आया था। ये जानकारी चौंकाने वाली थी। इसके बाद जेमी का मोबाइल रिकॉर्ड ये साबित करता है कि वह हत्या के समय बेंटन हार्बर में था। जब पुलिस ने किमिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने अपना फोन सौंप दिया। पुलिस की पूछताछ। क्या कभी तुम्हें अपने पति के साथ ऐसा कुछ करने का विचार आया? किमिया, नहीं, उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे उनसे अलग होना पड़े। अगर ऐसा होता तो हम तलाक ले लेते, लेकिन मैं परिवार बनाना चाहती थी। फिर पुलिस ने जेमी के साथ उसकी बातचीत के बारे में सवाल किए। किमिया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में माना कि वह स्नैपचैट के जरिए जेमी से बात करती थी ताकि मैसेज गायब हो जाए। स्केटिंग रिंक पर संदिग्ध घटना। टायरोन और उसके कुछ दोस्त एक स्केटिंग रिंक गए थे। वहां उन्हें एक आदमी दिखा जिसे लोग ड्रामा के नाम से जानते थे। वह टायरोन को घूर रहा था। जब हम वहां पहुंचे, हमने उसे देखा। वह बस हमें अजीब तरीके से घूर रहा था। फिर टायरोन वहां से जल्दी निकल गया। ड्रामा को बाद में एप्पल स्ट्रीट पर भी देखा गया था। पुलिस ने इस घटना के 2 और गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया। आप रविवार की रात टायरोन के साथ रोलर रिंक में थे, है ना? क्या आपने वहां कुछ अजीब देखा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। वह ज्यादातर समय स्केटिंग ही कर रहा था। मैंने ड्रामा को भी नहीं देखा, लेकिन यह सुराग भी कहीं नहीं ले गया। एक नई जानकारी। हत्या की रात अपराध स्थल के पास के एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल करके एक संदिग्ध गाड़ी के बारे में बताया। वह गाड़ी मेरी गली के सामने खड़ी थी। मैंने अपनी खिड़की से उसे देखा। साजिश की योजना। जांच में पता चला कि जेमी हत्या से पहले किमिया के घर के आसपास घूम रहा था और टायरोन के आने जाने की जानकारी जुटा रहा था। वह घर के पास ही छिपा था, लेकिन मैंने उसे ठीक जगह नहीं बताई क्योंकि मैं खुद इलाके से ज्यादा परिचित नहीं थी। पुलिस ने पूछा, अगर ये सब रोक सकती थी तो क्यों नहीं किया? क्यों तलाक नहीं लिया? मुझे डर था कि अगर मैंने सब रोक दिया तो जेमी नाराज हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझसे गुस्सा हो। धन की लालच और सच्चाई। पुलिस ने यह भी पूछा कि क्या धन इस साजिश का हिस्सा था? हाँ, पैसे का भी हिस्सा था, लेकिन मुख्य कारण यह था कि मुझे जेमी को नाराज नहीं करना था। यह भी खुलासा हुआ कि जेमी और किमिया ने हत्या की योजना बनाई
और कई जगहों का दौरा किया जहां टायरोन को मारा जा सकता था। ये साजिश और किमिया का दोहरा चेहरा जांचकर्ताओं को चौंका गया। किमिया की गहरी साजिश। किमिया को महसूस होता था कि टायरोन उसे वह प्यार और ध्यान नहीं दे रहे थे जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी भूमिका और साजिश को स्पष्टता के साथ स्वीकार किया। हर मैसेज जो उसने भेजा टायरोन की मौत की साजिश को अंजाम देने में मददगार साबित हुआ। जेमी को उसने ये बताया कि टायरोन किस वक्त और कहाँ कमजोर होंगे। इसी दौरान जॉर्जिया में आर्मी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन ने जेमी से पूछताछ की। पुलिस ने उसे बताया, आपके पास चुप रहने का अधिकार है और वकील बुलाने का अधिकार भी। क्या आप वकील चाहते हैं? जेमी ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए चुप रहना चुना। गिरफ्तारी और सबूत। हालांकि जेमी ने पूछताछ के दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। पड़ोसियों ने अपराध स्थल के पास एक संदिग्ध डार्क कार देखी थी। किमिया की स्वीकारोक्ति और जेमी के साथ उसकी बातचीत के सबूत साफ तौर पर एक पूर्व नियोजित हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। जांच में जेमी के मोबाइल रिकॉर्ड ने उसे हत्या के समय बेंटन हार्बर में साबित कर दिया। किमिया के मैसेज ने यह स्पष्ट किया कि वह साजिश की मास्टरमाइंड थी। इन सबूतों के आधार पर दोनों को हत्या और हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। किमिया की चिलिंग स्वीकारोक्ति। जेल से अपनी मां के साथ फोन कॉल के दौरान किमिया किया कि उसने जेमी के साथ रहने के लिए यह सब किया। उसने कहा, यह सब कोरिया में प्लान किया गया। मैं एक ऐसी चीज में फंस गई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पाया कि किमिया ने स्नैपचैट मैसेज कैसे डिलीट करें और नए साल की पूर्व संध्या पर सैनिक की हत्या जैसे सर्च किए थे। जेमी के फोन पर भी ऐसे सबूत मिले जहां उसने एक अलग यूजर नेम से किमिया से बात की थी। जांच और सबूतों की गहराई। 10 जनवरी 2009 को पुलिस ने किमिया और जेमी की गिरफ्तारी की घोषणा की। जांच के दौरान पता चला कि टायरोन की $400 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसका पूरा लाभ केवल किमिया को मिलता। ये जानकारी अपराध के पीछे की असली मंशा साबित हुई। जेमी का गुनाह कबूल करना। अगस्त 2009 में जेमी ने फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप से बचने के लिए सेकेंड डिग्री मर्डर कबूल किया। उसे 65 साल की सजा हुई। सजा के दौरान जेमी ने टायरोन के परिवार से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह किमिया के कहने में आ गया था। उसने कहा, मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने उसकी बातों पर भरोसा किया और सच नहीं देखा। टायरोन के पिता के साथ भावुक बातचीत। सजा के दौरान जेमी ने टायरोन के पिता से मुलाकात की और सच कबूल किया। उसने कहा, मैंने आपके घर के बाहर इंतजार किया। मैंने इसे 6 बार करने की कोशिश की। मेरे दिमाग में गड़बड़ थी। मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना होगा ताकि मैं किमिया के साथ परिवार बसा सकूं। जेमी ने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह से गलत था और अपनी गलती पर पछतावा जताया। किमिया की साजिश। किमिया को लगता था कि टायरोन उसे वह प्यार और ध्यान नहीं दे रहे थे जिसकी उसे जरूरत थी। उसने अपनी भूमिका को विस्तार से समझाया। हर मैसेज जो उसने जेमी को भेजा टायरोन की मौत की योजना को सफल बनाने में मददगार साबित हुआ। किमिया के मैसेज ने जेमी को वह सही समय और जगह बताई जब टायरोन कमजोर होगा। दूसरी तरफ जॉर्जिया में आर्मी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जेमी से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उसे बताया, आपके पास चुप रहने का अधिकार है और वकील बुलाने का भी। क्या आप वकील चाहते हैं? जेमी ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए चुप रहना चुना। गिरफ्तारी और सबूत। जेमी की चुप्पी के बावजूद पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे। पड़ोसियों ने अपराध स्थल के पास एक संदिग्ध डार्क कार देखी थी। किमिया की स्वीकारोक्ति और जेमी के साथ उसकी बातचीत ने यह साबित कर दिया कि यह हत्या पहले से ही प्लान की गई थी। जांच में यह भी पाया गया कि जेमी के मोबाइल रिकॉर्ड ने उसे हत्या के समय बेंटन हार्बर में मौजूद दिखाया। किमिया के मैसेज इस साजिश में उसकी मुख्य भूमिका को उजागर कर रहे थे। इन सबूतों के आधार पर दोनों को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। किमिया का डरावना सच। जेल से अपनी मां को फोन कॉल के दौरान किमिया ने स्वीकार किया कि उसने जेमी के साथ रहने के लिए यह कदम उठाया। उसने कहा, यह सब कोरिया में प्लान किया गया। मैं एक ऐसी चीज में फंस गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। पुलिस ने यह भी पाया कि किमिया ने स्नैपचैट मैसेज कैसे डिलीट करें और नए साल की रात सैनिक की हत्या जैसे सर्च किए थे। जेमी के फोन पर भी ऐसे सबूत मिले
जहां वह एक अलग नाम से किमिया के साथ संपर्क में था। साजिश का बड़ा कारण जांच में खुलासा हुआ कि टायरोन की $4,000 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसका एकमात्र लाभार्थी किमिया थी। ये जानकारी उनके अपराध के पीछे की मंशा को स्पष्ट करती है। जेमी का अपराध कबूल करना अगस्त 2009 में जेमी ने फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप से बचने के लिए सेकेंड डिग्री मर्डर कबूल किया। उसे 60 साल की सजा सुनाई गई। सजा के दौरान जेमी ने टायरोन के परिवार से माफी मांगी और बताया कि वह किमिया के बहकावे में आ गया था। उसने कहा, मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया और सच देखने की कोशिश नहीं की। टायरोन के पिता के साथ भावुक बातचीत सजा के दौरान जेमी ने टायरोन के पिता से मुलाकात की और अपनी गलती कबूल की। उसने कहा, मैंने आपके घर के बाहर इंतजार किया। मैंने इसे 6 बार करने की कोशिश की। मेरे दिमाग में सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मुझे लगा कि मुझे ये करना होगा ताकि मैं किमिया के साथ परिवार बसा सकूं। जेमी ने स्वीकार किया कि वह पूरी तरह गलत था और अपनी गलती पर पछतावा जताया। डार्क सीक्रेट्स हिंदी में बने रहिए, जहां हम सच्चे अपराधों की कहानियां आपके सामने लाते हैं।